नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और उसके बारे में क्या और कहाँ से सवाल बन सकते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केवल पागलखाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लॉर्ड होर्डिंग, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इसके बारे में विचार करेंगे। तब तक आप अपने दिमाग में इसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको ग्रैंड ऑप्शन सी सही होगा। और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कथन इन्होंने कब कहा था? तो 1907 के सूरत का जो सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो पार्ट में, गरम दल और नरम दल। इसमें इन्होंने नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और गरम दल के नेताओं द्वारा स्वराज के विचार को बल देने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उपरोक्त कथन इसके बारे में कहा था। नरम दल और गरम दल के बारे में आप जानते हैं। नरम दल जो है वो उग्र तरीके से आज़ादी चाहता था, और जो नरम दल था वो चाहता था कि अनुनय विनय और मतलब अपनी मांग को बहुत ही आसान तरीके से मांग करके आज़ादी प्राप्त करने की बात ये लोग कहते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1985, 1986, 1987 और 1988। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1986। और इसके बारे में क्या खास बात है? पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में पारित हुआ था, इसलिए पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 पर आधारित है। ये प्रश्न कई बार पहले भी पूछा गया है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के सरकारें काफी प्रयास करती है, तो इसके बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आज के पूछे जाते हैं कि किसी का कोटेशन लिया जाता है और उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए 4 आंदोलन यहाँ पर दिए हुए हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दांडी मार्च। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी। तत्पश्चात दांडी नामक स्थान पर, जो कि अरब सागर के तट पर यानी कि समुद्र के किनारे है, वहां पर गांधी जी पहुंचे अपने अनुयायियों के साथ में, और वहां जाकर के उन्होंने नमक बनाया और ये जो कानून था इसको तोड़ा। और इस आंदोलन की शुरुआत की अगर बात की जाए, यानी कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। तो इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन किसके संदर्भ में है? तो दांडी मार्च के संदर्भ में है। ऑप्शन सी यहां से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। मिस्र है, बेबीलोन है, चीन है और रोम है। रोम जो कि इटली की राजधानी है। इसके बारे में तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने। इंग्लैंड और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस, इंग्लैंड और जिंजीबार, अमेरिका और फ्रांस। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड और जिंजीबार। बड़े कमाल की बात है कि दुनिया का ये सबसे छोटा युद्ध इसको कहा जाता है। 27 अगस्त 1896 को ये युद्ध लड़ा गया। इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच में लड़ा गया। जिंजीबार आज तंजानिया का हिस्सा है और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है, ये ध्यान में रखना है। इस पे जिंजीबार ने केवल 38 मिनट में, 38 मिनट में, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ उससे पहले इन्होंने हथियार डाल दिए। तो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध इसे कहा जाता है। केवल 38 मिनट में ही फैसला हो गया, यानी कि जैसे जजाकार शुरू होती है उससे पहले तो युद्ध खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे था? 4 ऑप्शन है। मगध, अश्मक, वज्जी और सूरसेन। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी, अश्मक। अश्मक महाजनपद वर्तमान भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र था और ये गोदावरी नदी के किनारे है था। इसकी राजधानी कोटन थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो विंध्याचल के दक्षिण में था और दक्षिण पथ में था। तो विंध्याचल पहाड़ी के दक्षिण में, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वो, इसका अधिकतर जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश के साउथ में आप जाओगे तो आपको महाराष्ट्र मिलता है। और महाराष्ट्र में ही गोदावरी नदी, जो कि पश्चिमी घाट से निकलकर
पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस शासक का काल प्राचीन रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है या कहा जाता था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन और सीजर प्रथम और नीरो। इन चार के बारे में है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑगस्टस। ऑगस्टस शासक का काल प्राचीन रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे पहले इसके बारे में, नीरो के बारे में एक कथन बार बार कई बार चर्चाओं में आता है। नीरो ने ऐसा कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो आराम से महल में बैठ करके बांसुरी बजा रहा था। ये कई बार न्यूज़पेपर में आती है ये बातें। जब भी कोई राजा या कहीं का शासक अगर मान लीजिए बिल्कुल एकदम निरंकुश हो जाता है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहता, तो उनके बारे में नीरो की ये बात हमेशा कोट की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? चार ऑप्शन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा का संबंध हनुमानगढ़ से है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये वर्तमान पाकिस्तान में है। सही उत्तर की ओर देखते हैं क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। कई बार इसके बारे में पहले भी प्रश्न पूछा गया है और सिंधु घाटी के किनारे होने के कारण ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इसकी तीसरी राजधानी के रूप में हमेशा कालीबंगा का नाम लिया जाता है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली यानी तो काला रंग, और बंगा का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में चूड़ियों से लिया जाता है, जहां से काली चूड़ियां मिली थी, इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? जब नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पर तो कौन सा मुगल शासक था यहाँ पर? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या मोहम्मद शाह। के बारे में बात करते हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी सही होगा, मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1737 में भारत पर आक्रमण किया और तब के 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर वो यहाँ से चला गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इनके समय में, नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह यहाँ का शासक हुआ करता था, और मोहम्मद शाह को रंगीले शासक के नाम से भी जाना जाता था, कि मुगलों में इनका नाम रंगीले राजा के नाम से जाना जाता था। प्रश्न इसके बारे में पूछा गया है, रंगीन मिजाज के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कृष्णानंद, वल्लभाचार्य, जम्बूक या कालिदास। इनमें से एक उत्तर हमें ढूंढना है। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, वल्लभाचार्य। इसके बारे में और क्या बातें हो सकती है, तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य 1479 से 1531 इनका काल रहा था, द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य का नाम इसमें आता है। यह एक वैष्णव संप्रदाय है जो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। पुष्टि मार्ग दर्शन पश्चिमी भारतीय राज्यों गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय है और इसे अनुग्रह पथ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भक्ति की अलग अलग परंपराएं थी और उनका मुख्य, जिसको हम कह सकते हैं कि सार क्या था, तो वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ईश्वर और आत्मा के बारे में एक विशेष रूप से इसमें चर्चा होती थी कि ईश्वर और आत्मा का क्या संबंध हो सकता है। तो कुछ लोग बताते हैं कि ईश्वर और आत्मा एक ही है। जो एक बताते हैं वो अद्वैतवाद की बात करते हैं, जो ईश्वर और आत्मा को अलग अलग बताते हैं वो द्वैतवाद की बात करते हैं, यानी कि दो चीजें एक नहीं होकर के दो अलग अलग बातों की बात करते हैं। तो इसके बारे में ये प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई? शून्य और दशमलव प्रणाली जिनका संबंध भारत से है और दुनिया को भारत का एक बहुत बड़ा उपहार है ये। तो चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में या मौर्योत्तर काल में। इसमें से अपना उत्तर ढूंढना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, गुप्त काल में। गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। ये कहा जाता है कि भारत ने शून्य दिया, और शून्य की खोज करने वाले कौन थे? तो आर्यभट्ट। और वराह मिहिर ने दशमलव प्रणाली की खोज की। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस काल में अनेक वैज्ञानिक और
चिकित्सीय खोज हुई थी, इसलिए इसको भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। और अलग अलग अगर बातें पूछी जाए कि दशमलव प्रणाली का खोज किसने किया, तो वराहमिहिर, और शून्य की खोज के बारे में कहा जाए तो आर्यभट्ट ने ये काम किया। बहुत ही मान काम था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सम्यक सोच, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक कार्य, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, या डी है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? तो चार ऑप्शन हमारे सामने है। संसद का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ इसके लिए, या द्वितीय आम चुनाव हुआ इसके लिए, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई इसके लिए, या जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान अस्तित्व में आया इस बात के लिए। चार महत्वपूर्ण घटनाएं दी हुई है, इसमें से किसके लिए 26 जनवरी 1957 को जाना जाता है, किसके लिए इतिहास में यह उल्लेखनीय है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया अलग से, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संवैधानिक प्रावधान किए, इनके लिए जाना जाता है। विस्तार क्या है इसका, तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को अस्तित्व में आया था और अनुच्छेद 370 के तहत इनको एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने किस वर्ष मक्का पर अधिकार स्थापित किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 624 ईस्वी, 600 ईस्वी, 615 ईस्वी या 630 ईस्वी सन में कब ये घटना हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने 630 ईस्वी में मक्का पर अधिकार स्थापित किया था, जो कि वर्तमान में सऊदी अरब देश में स्थित है और मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र जगह ये मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं, जिनका भारतीय दर्शन में बड़ा नाम है तीनों व्यक्तियों का। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, और वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और वे संस्कृत और संस्कृत और वेदों के प्रकांड पंडित थे, यानी कि विद्वान थे उनके। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई, और सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है इनके बारे में। और दयानंद आंग्ल वैदिक के नाम से, इन्होंने डीएवी के नाम से बहुत सारी जगह पर अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान स्थापित किए, जो आज भी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी अलग जगह पे हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो 1917 की रूसी क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? ऑप्शन चार आपके सामने है। स्टालिनग्राद, पेट्रोग्राद, मॉस्को या रीगा। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेट्रोग्राद। 1917 की रूसी क्रांति जो है, तो प्रारंभिक स्थल जो जगह थी वो पेट्रोग्राद के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो जो जगह है वो जापान का एक शहर है। वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन हुआ, और उसमें ये बात की गई। तो वहां पर कितनी संख्या बताई गई थी जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है के बारे में? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 3, 5, 6 और 8। कौन कौन से थे? तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 गैसें। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। तो कुल मिलाकर के ग्रीन हाउस प्रभाव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन गैसों की संख्या
या सॉरी इन गैसों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारे हमारा जो वायुमंडल है उसमें इन गैसों की मात्रा बढ़ने से सूर्य से आने वाली जो सोलर रेडिएशन होती है उससे हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता। जब वो परावर्तित होती है यानी कि धरातल उनको जो परावर्तित करता है जिसको हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं, उनके द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होता है, इसलिए वो सतह के आसपास ज्यादा गर्म होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो उसमें टेम्परेचर यानी कि तापमान कम होता है, इसलिए हम आमतौर पर एक बात कहते हैं कि ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान कम होता है। इसका क्या कारण है? तो सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेव होती है, जबकि जब परावर्तित होती है जिनको पार्थिव विकिरण बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। दीर्घ तरंगों को ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं ये रोक लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है कुछ समय के लिए, और पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो तापमान बढ़ जाता है और हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जाम के द्वारा इसको समझा जा सकता है। हम अपनी कार को अगर धूप में खड़ी कर दें और इसके शीशे पूरी तरीके से बंद हो तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो उसके अंदर जो प्रक्रिया हम देखते हैं वही प्रक्रिया यहाँ पर बड़े रूप से पूरी पृथ्वी पर हो रही है। तो ये 6 गैसें उसके लिए उत्तरदायी हैं। इसके लिए तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। और इन्हीं का एक आगे की प्रक्रिया होती है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी का परिणाम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है, और उसका क्या परिणाम देखने को मिल रहा है? तो परिणाम इसका है ग्लोबल वार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है, पहला है अश्वघोष, दूसरा है असंग, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी इंद्रसेन, और अगला है कलहण। किसके द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अश्वघोष। बुद्ध चरित गौतम बुद्ध की जीवनी है और इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में कवि थे या उनके दरबारी कवि ये थे। तो ऑप्शन ए सही होगा, अश्वघोष इसका सही होगा, बुद्ध चरित की रचना करने वाले कवि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, मराठा, खिलजी, तुगलक और राजपूत। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठा या मराठे। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की थी। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ था। 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की पतन के बाद में भारत में इनमें से जो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं इनमें से कौन शक्तिशाली होकर के उभरे? तो इसका सही उत्तर होगा मराठा, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, पांड्य, चोल, चेर या होयसल। सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पांड्य। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य वंश के राजाओं ने करवाया था और ये मदुरई में है जो पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए होगा। मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है वो पांड्य वंश ने करवाया था। तो कुल मिलाकर के आज की इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।